हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आपको पता होगा हमने जेनेटिक्स का टॉपिक शुरू किया हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। और वो टॉपिक हमारा क्या होगा? जेनेटिक कोड। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक कोड के बारे में। देखो, जेनेटिक कोड क्या होता है एक्चुअली में, जो मैंने आपको बताया था ना, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो कोड कंसिस्ट करता है, और ये कोड जो है वो डिटरमाइन किया जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के द्वारा, है ना, बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और उसी कोड को, इवन डीएनए के मैसेज को, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो बाहर निकलता है न्यूक्लियस से। और इसको रीड आउट कौन करता है? इसको रीड आउट करता है आपका ट्रांसफ़र आरएनए विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन। तो हम लोग उसी जेनेटिक कोड के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में जेनेटिक कोड का इम्पोर्टेंस ये है ना कि ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। और ये अमीनो एसिड जब आपस में मिलता है तो ये अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और यही प्रोटीन हमारे बॉडी में वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स को, वेरियस टाइप के फंक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स, एंजाइम्स परफॉर्म करता है। तो इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जेनेटिक कोड को सबसे पहले टर्म देने वाला साइंटिस्ट था कौन? तो जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो के द्वारा 1954 में ये टर्म यूज़ किया गया था। जबकि इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, नायरेनबर्ग, मथाई एंड एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना, है ना। तो ये होता क्या है एक्चुअली में? देखिए, ये क्या होता है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब क्या? वही AGC T, इसी का ये सीक्वेंस होता है डीएनए के टर्म में। आरएनए के टर्म में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AGC और U के टर्म में हो जाएगा ये, है ना। डीएनए के टर्म में हो जाएगा AGCT के टर्म में, और आरएनए के टर्म में हो जाएगा AGCU के टर्म में। तो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस किसके लिए होता है? स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड के लिए, है ना। ये सीक्वेंस जो होता है किसके लिए होता है? एमिनो एसिड के लिए। एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का ये सीक्वेंस होता है। और देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है, इट रिलेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए विद एमआरएनए। ये देखिए, डीएनए का सीक्वेंस है और ये एमआरएनए का सीक्वेंस है। जनरली ऐसा देखा गया है कि 20 टाइप का एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए। उसी 20 टाइप के एमिनो एसिड के लिए कोडॉन्स अवेलेबल होते हैं डीएनए के पास, और उसी कोडॉन को ले करके चलता है मैसेंजर आरएनए। अब देखिए, आगे लिखा हुआ है, डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज सच प्रोटीन बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आकर। ओके, तो ये जेनेटिक कोड का हमारा बेसिक बात हो गया। अब देखिए, 20 टाइप का जो एमिनो एसिड होता है वो ट्रिपलेट कोडॉन को फॉलो करता है ना। ये ट्रिपलेट कोडॉन की बात हम लोग करेंगे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सजेस्टेड बाय गैमो। गैमो के द्वारा ये ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बात किया गया था। ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है ना कि ये एक्चुअली में, जो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बताया ना, नाइट्रोजन बेस पेयर जो मैंने आपको बताया, वो नाइट्रोजन बेस पेयर जो होता है वो ट्रिपल कोडॉन के रूप में होता है। जैसे मान लो, जैसे AGA, अब क्या हो गया? AGC, क्या हो गया? AGG। तो ये आप देख रहे हो ट्रिपलेट कोडॉन है, जिसमें AG तो कॉमन ही कोडॉन है आपका, और बाकी वेरी कर रहा है, A, C और G, ये सब वेरी कर रहा है। तो ट्रिपलेट जो भी कोडॉन हमको मिलेगा ना, वो ट्रिपलेट फॉर्म में मिलेगा। जैसे मान लो कि आपके पास 60 बेस पेयर्स का कोडॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 अगर बेस पेयर्स में आपको मिलेंगे तो इसमें कितने कोडॉन मिलेंगे? 20 कोडॉन मिलेंगे, क्योंकि एक कोडॉन 3 बेस पेयर का होता है। तो 3 बेस पेयर का होता है, तो 60 सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड का जो, अगर 60 सीक्वेंस अगर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का, इसका मतलब उसमें कितने कोडॉन्स अवेलेबल होंगे? तो 20 कोडॉन्स अवेलेबल होंगे। तो यही है ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, अब देखिए वही लिखा हुआ है आगे, ट्रिपलेट कोडॉन कंसिस्ट 3 लेटर्स कोडॉन विथ 3 नाइट्रोजनस बेस। 3 लेटर्स कोडॉन होता है, 3 नाइट्रोजन बेस अवेलेबल होते हैं। और इस तरह से अगर आप देखिएगा तो 64 कोडॉन्स बताया गया है। 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन जो होगा ना, वो न्यूक्लियोटाइड के लिए, ये प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और 3 कोडॉन का अपना कुछ अलग पर्पस है, वो हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में।
तो वही है 64 कोडॉन्स आर पॉसिबल विच आर सफिशियंट फॉर कोडिंग 20 अमीनो एसिड। ये जो 20 अमीनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 64 कोडॉन जो होता है ना वो बहुत ही एनफ है इस 20 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब देखिए बाय द एक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आपको याद होगा जो आरएनए का सिंथेसिस करता है। इवन इसके लिए एक और एंजाइम बताया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं ओकोआ एंजाइम। ये ओकोआ एंजाइम जो होता है ना वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज होता है ये, है ना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज या आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसको हम लोग ओकोआ एंजाइम भी बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ ये क्या करता है एक्चुअली में, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो सिंथेसाइज करता है किसको, डिफरेंट कोडॉन को कंसिस्ट करता है। सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कंसिस्ट करता है वो डिफरेंट कोडॉन को। ओके, और इसको रीड आउट कौन करता है, तो टीआरएनए। देखिए वही है, टीआरएनए ब्रिंग्स वेरियस एमिनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोडिंग सीक्वेंस ऑफ कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। आपको याद होगा मैंने बताया था ना टीआरएनए का जो होता है इस टाइप से लूप पाया जाता था टीआरएनए में, है ना। और ये टीआरएनए में जो ये लूप पाया जाता था यही लूप आपका एंटीकोडॉन वाला लूप अवेलेबल होता था। ये एंटीकोडॉन का एरिया होता था यहाँ पे। तो ये एंटीकोडॉन एक्चुअली में किसके लिए होता है, मैसेंजर आरएनए के लिए, एमआरएनए के लिए एंटीकोडॉन कंसिस्ट करता है। और यहाँ पे आपको बताए थे कि एसाइलेटेड एमिनो एसिड अवेलेबल होता है इस जोन में 3 प्राइम पे, और ये 5 प्राइम था आपका। तो 3 प्राइम पे आपका एसाइलेटेड एमिनो एसिड अवेलेबल होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप के कोड सीक्वेंस के हिसाब से होता है। जो इसको कौन ला रहा है, तो इसको टीआरएनए लाता है ना। टीआरएनए जो होता है इस कोड को लाता है, इस कोड को रीड आउट करता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक सीक्वेंस, और वो उसी के हिसाब से अमीनो एसिड को कैरी करता है। ठीक, चलिए तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये आपका है जेनेटिक कोड, आप देख रहे होंगे जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस सीक्वेंस में, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है एक्चुअली में। देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं इस कोडॉन का, तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे UCAG और UCAG ये जो चार कोडॉन आपस में मिला है ना, तो ये 4 कोडॉन एक्चुअली में सब मिल करके अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो हमको 64 कोडॉन्स का फॉर्मेशन कर देगा, सॉरी 16 कोडॉन का फॉर्मेशन कर देगा। और ये 16 कोडॉन जब फिर से देखिए अलग अलग, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे U है, C है, AG है, U है, C है, AG है, और फिर हमने क्या किया, हर सीक्वेंस को फिर से UCAG के साथ जोड़ा है इसको। ओके, तो ये जो कोडॉन का सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे ये 64 कोडॉन से अवेलेबल है आपके लिए। तो देखो अगर मैं इसको आपको समझाऊं, देखिए जैसे U और देखिए U, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल U है। बगल में आप देख रहे होंगे ये किसके लिए, किस एमिनो एसिड के लिए है, तो फिनाइल एलानिन के लिए है। उसी तरह से आप देखिए अगर इसको आप मिलाइएगा तो इस चैम्बर में, इस स्क्वायर के अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे कॉमन मिलेगा UU सब कॉमन है। और देखिए यहाँ से अगर हम लोग आते हैं तो U देखिए हमने जोड़ दिया, फिर C जोड़ दिया, फिर A जोड़ दिया, फिर G जोड़ दिया, तो UUU, UUC, UUA, UUG, है ना। और ये सारे जो हैं बगल में उसके जो आप लिखा हुआ है वो क्या है, वो टाइप ऑफ एमिनो एसिड है जिसके लिए वो सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे UUU फिनाइल एलानिन के लिए, UUC फिनाइल एलानिन के लिए, UUU ल्यूसीन के लिए, UUG ल्यूसीन के लिए। तो इस तरह से आप देखिए ये सब जगह कोडॉन कुछ ऐसा ही है। जैसे मान लो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखिए इस सीक्वेंस को मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ C और यहाँ A, तो देखिए CA कॉमन है ना। और यहाँ से हम उठाते हैं तो UGAC, तो देखिए CA जब मेरा कॉमन था तो CA के बाद हमको क्या लगा, U लगा, फिर C लगा, फिर A लगा, फिर G लगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड के लिए, जैसे CAU हिस्टिडाइन के लिए होता है, CAC भी हिस्टिडाइन के लिए होता है, CA देखिए ग्लाइसिन के लिए होता है, ग्लूटामिन के लिए होता है। उसी तरह से CAG भी किसके लिए होता है, ग्लूटामिन के लिए होता है। तो ये सीक्वेंस आपको देखिए, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस के साथ मैंने आपको जेनेटिक कोड का भी सीक्वेंस दे दिया है। ऐसे तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इस मेथड को बहुत आसानी से समझ सकते हो, है ना। सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो ऊपर वाले 4 कोडॉन है, नीचे वाले 4 कोडॉन है, इनको आप पनेट टाइप का बना लो। उसके बाद सबको फिर क्या करो, UAG से आप UCAG से या UGAC से आपका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के हिसाब से आप इसको रख करके फिर अपने 64 कोडॉन्स को डेवलप कर सकते हो। तो ये मैंने उसी तरह से मैंने इसको डेवलप किया है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कोडॉन का मैं बार बार यूज़ कर लूँगा। अब देखिए
हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी। देखिए जेनेटिक कोड का कैरेक्टर क्या होता है। देखो जेनेटिक कोड के कैरेक्टर को अगर हम लोग समझें तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये किसके ऊपर पाया जाता है, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाया जाता है ना। और इसका जो कंडीशन होता है वो क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से स्टार्ट होगा और फिर वो क्या होगा इंड करेगा। देखो ये कोडिंग एरिया और इंड करेगा 3 प्राइम पे, है ना। और क्या ये ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेस पेयर होता है। इसमें क्या मिलेगा आपको, ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेस पेयर मिलेगा। जैसे मान लो मैं अगर कहता हूँ CUU, मैं कहता हूँ CUC, है ना, तो CUU CUC, उसी तरह से मैं कहता हूँ CUA, कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब देखो ये सारे कोडॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये कोडॉन रिस्पॉन्सिबल है ल्यूसीन के लिए। ओके, तो नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन बेस हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 9। तो कोडॉन की संख्या कितनी हो गई, कोडॉन की संख्या कितनी हो गई 3, है ना। तो ये जो होता है बना हुआ होता है किसका, ट्रिपलेट कोडॉन का, ट्रिपलेट नेचर का कोडॉन होता है ये। ओके, और क्या भाई, तो ये यूनिवर्सल नेचर होता है। इसका नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, या फिर यूकैरियोट्स हो, एक पर्टिकुलर टाइप का कोडॉन एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कोडॉन, है ना। यूनिवर्सल नेचर का मतलब यही हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो कोडॉन होता है वो पर्टिकुलर टाइप के एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन इसी में आपको फिर वेरिएबिलिटी भी मिलेगी, इसी में आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा, है ना। इसी में आपको मिलेगा एक्सेप्शन भी। एक्सेप्शन मैं अलग से आपको इसी वीडियो में डील कर रहा हूँ, उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। ओके, और क्या होता है भाई, तो ये नॉन एम्बिजियस होता है। क्या होता है, ये नॉन एम्बिजियस होता है। नॉन एम्बिजियस कहने का मतलब क्या होता है कि ये कोड जो होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है 1 एमिनो एसिड के लिए, है ना। क्या होता है, ये स्पेसिफिक फॉर 1 एमिनो एसिड, है ना। एक स्पेशल टाइप के एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है ये कोडॉन। ओके, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन एम्बिजियस होता है ये। ओके, और क्या भाई कि आप ऐसा भी देखोगे कि 1 कोडॉन जो होता है ना, वो 1 टाइप के एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक सिंगल कोडॉन जो होता है वो क्या होगा, एक ही टाइप के ये एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइप का कोडॉन जो होता है वो 2 टाइप के एमिनो एसिड को कवर करे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 कोडॉन जो है ये किसके लिए है, 1 एमिनो एसिड के लिए। आपको ये कभी नहीं मिले, ये देखिए होता है ना, आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि एक सिंगल कोडॉन जो है ये मोर देन 1 एमिनो एसिड में काम करे। ये कभी नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या कि ये क्या होता है, नॉन एम्बिजियस होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए यूनिवर्सल नेचर जो है उसी का मैं एक्सेप्शन देने जा रहा हूँ। देखिए यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडॉन जो है इसका मैं एक्सेप्शन दे रहा हूँ। देखिए एक्सेप्शन क्या है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी इसका चर्चा किया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर कुछ और भी ऑर्गेनिज्म, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स और माइक्रोब्स में आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा। जैसे देखो UGA, देखो UGA क्या है, मैं यहाँ से आता हूँ तो देखिए UGA जो है वो एक स्टॉप कोडॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोडॉन माना जाता है। इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये स्टॉप कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन है। ओके, अब ये टर्मिनेशन कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स और माइक्रोब्स में ये इसका एक और काम है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल करने का मतलब क्या कि चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, इसका फंक्शन एक ही होगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसका नेचर प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है उसमें ये क्या हो रहा है, UGA जो होता है वो टर्मिनेशन कोडॉन है किसमें, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ये टर्मिनेशन कोडॉन है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है, ट्रिप्टोफैन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह से आप देखिए एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम लोग देख रहे हैं
तो एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखिएगा तो AUA, आप देखो ये आइसोल्यूसिन के लिए होता है। AUA किसके लिए होता है? आइसोल्यूसिन के लिए होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये किसके लिए होगा? तो ये मेथियोनिन के लिए होगा। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यूनिवर्सल का जो एक्सेप्शन है ये सब। उसी तरह से आप देख रहे होंगे, मैंने एग्जांपल दिया वर्टिब्रेट माइटोकॉन्ड्रिया का कि AGA और AGG। देखो ये दो कोडॉन जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है? चेन टर्मिनेटर कोडॉन के जैसा काम करता है। वर्टिब्रेट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में AGA और AGG क्या करेगा? चेन टर्मिनेशन के जैसा काम करेगा। अब देखो AGA मेरा क्या था? देखिए मैं अगर आपको यहाँ से दिखलाऊँ तो AGA मेरा क्या था? देखिए AGA आर्जिनिन के लिए था। ये किसके लिए था? ये आर्जिनिन के लिए था। और AGG किसके लिए है? ये भी देखिए आर्जिनिन के लिए है। मतलब एक किसमें, अगर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखें तो हमको क्या मिलेगा? कॉमन सीक्वेंस में आपको क्या मिलेगा कि AGA और AGG आर्जिनिन के लिए है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम लोग इसको अगर रीड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये चेन टर्मिनेशन के जैसा काम करेगा। तो ये भी एक्सेप्शन है। ये भी एक्सेप्शन है किसका? यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडॉन का। ओके, उसी तरह से देखिए आप नीचे मैंने एग्जांपल दे दिया है ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखिए CA, CUA, CUG, CUC, CUU ये ल्यूसीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये मतलब एक कॉमन ऑर्गेनिज्म में ये ल्यूसीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो ईस्ट का होगा उसमें ये किसके लिए होता है? थ्रेओनिन के लिए होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडॉन का कुछ एक्सेप्शन भी अवेलेबल है हमारे चारों तरफ। ओके, एक्चुअली में ये सारे कोडॉन्स जो होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन ये चेंज कर जाता है। ओके, वही चीज़ है ये। तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन ऑफ यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडॉन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोडॉन के अगले प्रॉपर्टीज़ का कि ये क्या होता है? नॉन ओवरलैपिंग होता है। मतलब क्या कि एक्चुअली में एक नाइट्रोजन बेस को अगर हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन बेस में आपको क्या मिलेगा कि जो ट्रिपल कोडॉन होता है ना, वो अगर मान लो इस तरह से कुछ ऐसा है तो ऐसा नहीं होता है कि ये कोडॉन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये कोडॉन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका रिजल्ट जो होता है वो नॉन ओवरलैपिंग टाइप का होता है। ओके, चूंकि ये तीन कोडॉन जो आपको थ्री नाइट्रोजनस बेस जो होता है मिलकर के एक ही टाइप का कोडॉन बनाता है। ठीक ना। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया है आपको कि ये क्या होता है? तो नॉन पंक्चुएशन टाइप होता है। मतलब इसमें पंक्चुएशन नहीं होता। पंक्चुएशन कहने का मतलब आप कॉमालेस कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? कॉमालेस टाइप का होता है। कॉमालेस कहने का मतलब क्या कि आपको कोडॉन के बीच में कॉमा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो AAG हम लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं GAU, फिर हम लिख रहे हैं UAA, फिर हम लिख रहे हैं मान लो UAG, इस टाइप का कुछ हम टर्म लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इसके बीच में आपको कॉमा लिखने की ज़रूरत है। आपको याद होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब आप पढ़े थे तो उसमें क्या बताया गया था कि अगर मान लो इसमें से कोई एक कोडॉन अगर हट जाता है तो क्या बन जाएगा? ये AAG। तो ठीक है, और फिर ये अगर ये कोडॉन डिलीट कर जाता है, ये आपका डिलीशन हो जाता है तो क्या होता है? GAU हो जाएगा ये देख रहे हो। और फिर ये क्या हो जाएगा? AAU, और ये हो जाएगा AG। मतलब कि जहाँ तक मतलब कि देखो ये बेस पेयर में से देखो यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? चेंजेज हुआ है। इसका मतलब यहाँ से ये कैरेक्टर पूरा का पूरा चेंज कर जाएगा, है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कुछ हद तक इसी बात को कर रहा था। तो पंक्चुएशन नहीं होने का मतलब यही होता है कि हम कॉमा नहीं यूज करते। ये ट्रिपल बेस पेयर जो है सो है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या? अगला जो आपका टर्म दिया हुआ है, अगला जो मैंने इसका ये दिया है प्रॉपर्टीज दिया है कि सिंगल एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोड। आप ऐसा भी देखोगे, देखिए अब देखिए सिंगल एमिनो एसिड देख रहे हो, जैसे सेरीन है तो सेरीन क्या हो रहा है? मोर देन वन कोड से रिस्पॉन्सिबल है ना, जैसे UCA, UCC, है ना। उसी तरह से देखिए ल्यूसीन जो होता है वो CUU, CUC, CUA, CUG से के लिए ये अलग अलग कोड। मतलब एमिनो एसिड मेरा एक ही है लेकिन कोड बहुत सारा है ना। एमिनो एसिड देखिए प्रोलीन एक ही है लेकिन कोड बहुत सारा है ना। जैसे आप देख रहे होंगे थ्रेओनिन के लिए क्या है भाई? तो एमिनो एसिड मेरा थ्रेओनिन ही है लेकिन कोड बहुत सारा है ना। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिजेनरेसी। वही लिखा हुआ है ये क्या है? सिंगल एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिजेनरेसी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है किसका? जेनेटिक कोड का। ठीक ना।
चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है चेन इनिशिएशन कोड और चेन टर्मिनेशन कोड। देखिए चेन इनिशिएशन कोड क्या होता है, देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। देखो चेन इनिशिएशन कोड अगर हम लोग देखते हैं तो आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा AUG, देख रहे हैं ये मेथियोनिन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा मिलेगा आपको GUG, देखिए ये वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों कोड जो आप देख रहे हो ना, क्या क्या मिला हमको, हमको मिला AUG और GUG। AUG किसके लिए था, मेथियोनिन के लिए था, मेथियोनिन के लिए था, और ये किसके लिए था, वैलिन के लिए था, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन कोड। मतलब कोई भी पोली पेप्टाइड का जब सिंथेसिस होगा ना तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन कोड ही बनेगा, है ना। अब ये AUG जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में कोडेड होता है किसके लिए, मेथियोनिन के लिए। लेकिन आप देखोगे, अच्छा ये मेथियोनिन के लिए होता है यूकैरियोट्स में, ये किस में होता है, यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप प्रोकैरियोट्स में देखोगे तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यूकैरियोट्स में मेथियोनिन के लिए। और अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स में ये जो AUG है वो मेथियोनिन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, उसका कुछ मॉडिफाइड कर जाता है, ये N फॉर्माइल मेथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, N फॉर्माइल मेथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप याद रखिएगा, ओके। अगर हम लोग GUG का बात करते हैं तो GUG एज ए कॉमन क्या है, वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। GUG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में ये क्या करता है, स्टार्टिंग कोडॉन भी है, स्टार्ट कोडॉन भी है ना। तो ये हमारा हो गया चेन इनिशिएशन कोडॉन। कहने का मतलब क्या कि जब भी कोई ये आपका पोली पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है इनिशिएशन का, ट्रांसलेशन का, इनिशिएशन का जो स्टार्ट जो होगा ना आपका ट्रांसलेशन, वो इसी कोड से स्टार्ट होगा, AUG या फिर GUG से, ओके। अब नेक्स्ट आप देख रहे होगे वो है चेन टर्मिनेशन कोडॉन। क्या है, चेन टर्मिनेशन कोडॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टॉप कोडॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन मतलब ये किसी भी चीज़ों को स्टॉप कर देता है। जो आपका न्यूक्लिक एसिड जब ये एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन करेगा तो जब एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा तो आखिर वो सिस्टम होना चाहिए ना कि वो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो अब बंद हो जाए, है ना। क्योंकि एक्सेस सेक्रेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम काज कर सकता है। तो उसी के लिए ये कोड रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कोड क्या है, 3 कोडॉन्स इसमें अवेलेबल हैं, 3 कोडॉन्स। देखिए 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन जो होता है वही अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कॉमनली, जबकि 3 कोडॉन जो है वो क्या है, मेरा स्टॉप कोडॉन है। ये स्टॉप कोडॉन किसके लिए होता है भाई, कौन कौन सा होता है वो ज़रा देख लें। तो एक हो गया UAA, एक हो गया UAG, ओके, और एक हो गया UGA। बहुत इंपॉर्टेंट कोडॉन है आपके लिए, UAA, UAG और UGA, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। अब UAA जो होता है ना, इसका कुछ और भी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ओकर। क्या बोलते हैं इसको, ओकर, ओके। वहीं पे UAG को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बर, इसको हम लोग बोलेंगे अम्बर। और आपका जो UGA जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं ओपल, इसको हम लोग बोलते हैं ओपल। तो ये अलग अलग नाम भी है इसका, इसको ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद रखिएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखिएगा कहीं कहीं पे आपको ये ट्रिक मिल जाएगा, जैसे उल्लू आ, उल्लू आजा, उल्लू जा, आप इस तरह से याद रख सकते हो, है ना। उल्लू आ, उल्लू आजा, उल्लू जा, है ना। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। और चेन इनिशिएशन कोडॉन आपको याद रखना है AUG और GUG, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनिशिएशन और यूनिवर्सलिटी जो होता है उस कोडॉन के का जो इनिशिएशन और यूनिवर्सलिटी जो होता है ना,
उसी को हम लोग देखिए ये दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, AUG मतलब क्या हुआ, इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए क्या हो जाएगा, मेथियोनिन, और UUU, UUC, UUC, UUU, ये आप जितना भी देख रहे हो, देखिए मैं चार्ट के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो देखिए UUU किसके लिए है, फिनाइलएलानिन के लिए है, वही है ये कोडॉन। देखिए फिनाइलएलानिन के लिए है। UUC भी किसके लिए है, तो फिनाइलएलानिन के लिए है। UUC भी किसके लिए है, तो फिनाइलएलानिन के लिए है। UUU किसके लिए है, तो फिनाइलएलानिन के लिए। UUU फिर किसके लिए, फिनाइलएलानिन के लिए, फिर आ गया फिनाइलएलानिन के लिए। तो इस तरह से ये क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ, ये जो बॉन्ड बनेगा एमिनो एसिड के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है ये, और ये पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सारे कोडॉन जो होते हैं उसकी यूनिवर्सिटिलिटी जो होती है वो फिक्स होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइप के एमिनो एसिड को ही सिंथेसाइज कर रहा है। उसी तरह से आप देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूँ, मतलब मेथियोनिन है, फिनाइलएलानिन, फिनाइल, ये सब लिखा हुआ है। तो अगर इसी को हम लोग रिवर्स करते हैं, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, एमिनो एसिड का लिंकिंग दिया हुआ, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कोडॉन क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली यही कोडॉन होगा। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, AUG, इसके लिए हम क्या करेंगे, UUU, इसके लिए हम क्या करेंगे, UUC, इसके लिए हम क्या करेंगे, UUC, इसके लिए भी UUU, इसके लिए भी क्या, UUU, और इसके लिए भी क्या, UUC। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका मतलब इसकी यूनिवर्सिटिलिटी फिक्स है ना। मतलब जो कोड आपका एक पर्टिकुलर टाइप के एमिनो एसिड को कैरी करता है, वही कोड ऑलमोस्ट सब जगह कैरी करता है विथ फ्यू एक्सेप्शन, जो मैंने आपको बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ईस्ट के अंदर कुछ एनिमल्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि H.G. खुराना, मार्शल नैरेनबर्ग और ये हॉली, 3 साइंटिस्ट थे जिसके लिए, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस को रीड आउट करने के लिए। देखिए H.G. खुराना जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने केमिकल डेवलप किया था, केमिकल मेथड डेवलप किया था फॉर आर्टिफिशियल जीन। एक्चुअली में H.G. खुराना जो थे ना, वो सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन बनाने वाले साइंटिस्ट माने जाते हैं। और उन्होंने उस आर्टिफिशियल जीन को बना करके उसको RNA मॉलिक्यूल के ऊपर सिंथेसाइज करवाया था और प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाया था उन्होंने। वही मैंने बता दिया यहाँ पे कि डेवलप केमिकल मेथड इन द टर्म ऑफ आर्टिफिशियल जीन टू सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल। ही यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। होमोपोलीमर कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही टाइप के ये पॉलीमर्स जिसको बोलते हैं, जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, उसी को बोलते हैं होमोपोलीमर। जैसे मान लो अभी मैंने बात किया था क्या कि मेथियोनिन हुआ, तो मेथियोनिन के बाद फिर क्या हुआ, फिनाइलएलानिन, 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 तो ये क्या हो गया, होमोपोलीमर हो गया ना। सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, फिनाइलएलानिन के बने हुए हैं, है ना। और इसका कोडॉन भी देखिए, आप देखिए AUG था आपका, और बाकी यहाँ से जो कोडॉन अवेलेबल था वो क्या था आपका, तो UUU, 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 इस टाइप से अगर कोडॉन है तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये होमोपोलीमर है। उसी तरह से कोपोलीमर क्या होता है कि जब डिफरेंट कोडॉन मिलता है, मान लो AUG पहला कोडॉन है और दूसरा कोडॉन UUU है, तो ये दोनों हो गया कोपोलीमर। मतलब ये हो गया मेथियोनिन के लिए और ये हो गया फिनाइलएलानिन के लिए। इसी तरह से मान लो कोई दूसरा कोडॉन आ जाता है, जैसे मान लो एक कोडॉन आ जाता है CUA, तो ये किसके लिए हो गया भाई, तो ये हो गया ल्यूसीन के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोपोलीमर। तो इस तरह से आपका कुछ अलग टाइप के एमिनो एसिड आपस में मिलेंगे तो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मिलेंगे तो कोपोलीमर, सेम टाइप के एमिनो एसिड मिलेंगे तो होमोपोलीमर। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्शल नैरेनबर्ग ने क्या किया था, तो उन्होंने इन विट्रो सिंथेसिस किया था। इन विट्रो सिंथेसिस मतलब सेल के बाहर, आपको पता होगा सेल के बाहर अगर कोई हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो सिंथेसिस। किसका किया था, तो प्रोटीन का सिंथेसिस किया था विद द हेल्प ऑफ कोडॉन। ओके, वहीं पे आपको सेवेरे ओकोआ के बारे में मैंने बता दिया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज जो था, इसी को हम लोग बोलते हैं ओकोआ एंजाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकोआ एंजाइम, है ना। ये एंजाइम जो है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ RNA के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जो बताया अभी आपको, H.G. खुराना इन्होंने क्या किया था, तो देखिए उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम कि उन्होंने डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड तैयार किया था इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर। ओके, और 3 साइंटिस्ट जो मैंने आपको बताया, देखिए रॉबर्ट W. हॉली, H.G. खुराना और मार्शल नैरेनबर्ग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन फिजियोलॉजी में। और ये जो H.G. खुराना ने जो
जीन का जो खोजा था वो जीन एक्चुअली में ईस्ट के लिए था। ईस्ट के लिए एनालिन का जो प्रोड्यूस होता था ना, उसी से रिलेटेड उन्होंने जीन खोजा था, ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, है ना, इसी का यूज़ करके उन्होंने ऐसा कुछ किया था। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझ गए जेनेटिक कोड। अब इसके बाद का जो एक टॉपिक है वो मैं आपको डील कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड बबल हाइपोथेसिस। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस हाइपोथेसिस का यूज पीसीआर में किया जाता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा बबल हाइपोथेसिस के बारे में। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक, मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपको रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी के थ्रू भी आप पढ़िए इसको बढ़िया से, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझने का कोशिश कीजिए। मैंने उसी का कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है आपके लिए कि आपको वो और आसानी से मैं समझा सकूँ। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस चैनल पे बने रहने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और आप अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे उनको भी हेल्प मिल सकता है रिवाइज करने, टॉपिक को रिवाइज करने का। चूँकि अभी हाल में आपका नीट का एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपके सामने पेश कर सकूँ। धन्यवाद।